मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती थी। मेरी सासू जी कब के मर चुके थे। ससुर जी के राज जानने के लिए एक रात में उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर जी ने जो किया, हे भगवान, जब मैंने पहली बार वे दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरे हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैं घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति पीयूष अभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं पीयूष की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पीयूष से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरी सास कब की मर चुकी थी। ससुर जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी पीयूष से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था और वहीं से हमारे फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते से एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी तो यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा ये आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति सी छा गई। मुझे पीयूष की नींद देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। वे इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही न हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वे लड़की और वह ऐसा क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी ये बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चंदिया सी गई। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोते सोते मैं फिर से नींद में खो चुकी थी। सुबह पीयूष प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ भी जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तानकर सोए रहोगी। मैं धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। पीयूष बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है।
वे मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम थी। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतने भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैं फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। पीयूष कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे ससुर जी ने सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतज़ार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने वह कब से बाहर बैठी थी। वह मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, पीयूष की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे की एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। पीयूष से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वे पूरा दिन मर्दों के साथ ही थे। गांव के कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसीलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और पीयूष मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैं आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पीयूष, जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों पीयूष की मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर से बेड पर पीठ लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। पीयूष, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से, अजीब घुटन से माहौल यहाँ के मैं नहीं रह सकती। यहाँ पर मेरी बात सुनकर वे किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसीलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आँख खुली तो बचाव के लिए मदद मांगती हुई मैं तुरंत उठकर बैठी और मैं पीयूष को भी जगा दिया। वे मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, पीयूष, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर पीयूष ने नज़रें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़? मुझे यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पीयूष को नहीं आ रही है। मैंने हैरानी से पीयूष की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वे फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? ये सोचकर तो मैं डर से कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं पीयूष से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह मैं पीयूष से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है।
मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और पीयूष मुझे ध्यान से देख रहा था। वे बार बार मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें दे रही है, लेकिन उन सायों ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियाँ यहाँ रह सकती थी? मुझे पीयूष की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर जी ने पीयूष से पूछा कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? ये सुनकर पीयूष का चाय का कप हाथ में ही रह गया, लेकिन मैं दिल ही दिल खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। पीयूष ने कहा, पापा, जो आपका आदेश। पीयूष ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी। वे अपने पापा से बहुत डरता था। ससुर जी के कहने, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई तो मेरे ससुर जी ने कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और पीयूष की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी पीयूष को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब ये यहीं हवेली में ही रहेगी। ये बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से पीयूष की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। दिल्ली में केवल पीयूष ही जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई कि पीयूष ने पहले ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वे मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही पीयूष कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वे मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही जैसे यहाँ की औरतें रहती है। फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वह चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वे मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो, वह जो भी तुम्हें कुछ नहीं करेगी, ये तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पीयूष की बातों ने तो मुझे बहुत डरा दिया था। मैंने कहा, अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। पीयूष कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं पापा से कहकर एक नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूंगा। वे तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैं इस बात पर सिर हिला दिया। पीयूष शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब वे चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उससे नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी और वह
फिर ना मेरे सिर हिलाने लगती थी और कहने लगती थी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से ये तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसीलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वे मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिरकार मालूम ही तो हो कि सारा मांजरा है क्या। मैं रात को जब वह चीखों की आवाज़ सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोल मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से ये आवाज़ मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। राजेंद्र यानी मेरे ससुर जी के कमरे से आ रही थी आवाज़ सुनकर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वे ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वे कितने बड़े थे। फिर वे आवाज़ में खुद से बातें करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा ससुर और औरतों के साथ नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह इस तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पीयूष ने फ़ोन पर बात नहीं की। मेरी बहू से तभी रो रो के आंखें सूजी है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि पीयूष वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी है, शायद इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखना कभी मेरा दिल नहीं जा रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोचा कि अब उनका पर्दाफाश कैसे करूं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूं। जब मैं वही आवाज़ दोबारा सुनी तो फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे का हाल मैं देखने लगी तो 15 साल की लड़की गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वे रात काटी। सुबह होते ही मैं पीयूष को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे आवाज़ गांव की मासूम लड़की की थी जो तुम्हारे पिता की हवस का निशाना बनती है। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब पीयूष से कह दिया। मेरी बात सुनकर वे गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं।
वरना तुम्हें राजेंद्र की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वे तुम्हें जान से मार डालेंगे। पीयूष की बात सुनकर मैं जितनी हैरान हुई उतनी कम थी। मतलब वे अपने पापा के बारे में ये सारी बातें पहले से ही जानता था और वह भी उनसे मिला हुआ था। इस सब में मैंने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि बुराई होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो राजेंद्र के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलते। इसीलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राजेंद्र कब ऊपर जाता है, इसीलिए अपनी अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ गई। राजेंद्र के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे के किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं इस खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात के 1 बजे राजेंद्र उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वे चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वे नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। पापा जी एकदम आराम से सोफे पर बैठे उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहे थे, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की वजन दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वे लड़की जब दरवाज़ा बजाकर थक गई तो राजेंद्र के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, राजेंद्र साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी ने जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पेट से मारने लगा। वे लड़की डर से बुलबुला उठी थी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैं खुद को काबू में किया हुआ वहाँ खड़ी वे ये सब कुछ देख रही थी। फिर मेरे ससुर ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। राजेंद्र तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि मैं कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वे मुझे ढूंढता, मैं इस खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वे मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं खुद तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैं सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वहाँ एक घना जंगल था। मैं वहाँ कूद गई थी।
मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा। दिल्ली पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि IPS ऑफिसर थे, उन्हें ये वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और राजेंद्र के साथ साथ पीयूष भी पकड़ा गया था। वे लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली से यही काम करते थे और इसीलिए वे मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने अब पीयूष से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।